Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of chemistry. From this lecture we are going to start a new chapter of the chemistry and that is solid state. I repeat, we are going to start a new chapter of the chemistry that is solid state. सॉलिड स्टेट दोस्तों ये कंटिन्यूस चैप्टर है, कंटिन्यूस फ्रॉम द 11th में हमने ऑलरेडी इनके दो पोर्शन पढ़ रखे हैं, दैट इज लिक्विड एंड द गैसेस। तो स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड और गैसेस थे, उसके साथ ही हमको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा सॉलिड स्टेट। क्लियर है? ऐसे अगर बात करें लिक्विड गैस और सॉलिड की, दैट वी आर अवेयर फ्रॉम द सॉलिड लिक्विड एंड द गैसेस फ्रॉम द अर्लियर स्टैंडर्ड्स। बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में तीनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो डेप्थ में जाके हमको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो कंपैरिजन करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थोड़ा याद करते हैं 11th को और 11th के दो पोर्शन को, दैट इज लिक्विड एंड द गैसेस। हमको याद करना है, वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द गैसेस एंड द लिक्विड। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिमाग में ये रहना चाहिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस। Somehow we can feel that liquid and solid, I repeat, liquid and gases, have a fluidity, symptoms of fluidity, they can fluid. So we can write gas and liquid may be in fluid form also, but if we talking about solid ज़्यादा rigid हो गए किसकी comparison में, in comparison of gases and liquid, solid is rigid. What is the reason behind, इसके बीच का reason क्या है? So we can assume that अगर ये दोस्तों कोई लिक्विड या फिर कोई गैसियस पार्टिकल्स है, गैसियस मटेरियल है, तो इसके जो पार्टिकल है दे कैन अराउंड मूव अराउंड देम, उसके आसपास अराउंड हो सकते हैं, वो उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रॉपर्टी है। अगर बात करें सॉलिड की, सॉलिड के साथ कंपैरिजन करें, दे आर मोर रिजिड, और रिजिड है, उसका ऑसिलेशन फॉर अ मीन एरिया के लिए ही लिमिटेड है। और जिस तरह से जितनी इजीली गैस या लिक्विड के पोर्शन पार्टिकल्स मूव हो सकते हैं, दे कैन नॉट मूव पार्टिकल ऑफ द सॉलिड। सो वी कैन राइट, अगर बात करें गैस और लिक्विड की, दे आर वर्किंग एज अ फ्लूइड, बट व्हाट अबाउट सॉलिड, बट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड है, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके पास कुछ लिमिटेशन है, लाइक दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजिशंस। I repeat, they only can oscillate about their main position, thus the solid are rigid or rigid है। और यही बात को, यही पॉइंट को हम आगे भी कैरी करते जाएंगे, दे आर रिजिड बिकॉज उसका जो ऑसिलेशन है, उसका जो मूवेबल एरिया है दैट इज लिमिटेड, दैट्स व्हाई सॉलिड आर रिजिड इन कंपैरिजन टू गैस एंड द लिक्विड। अभी दोस्तों ये प्रॉपर्टी के बारे में अगर आगे बात करनी है, देन वी कैन से दिस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉलिड, दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ constituent particle and the binding forces operating between them। अगर इसके पूरे नेचर की बात करें सॉलिड मटेरियल के, तो क्या होगा, वी कैन से सर उसके जितने भी बाइंडिंग मटेरियल्स हैं, इन दोनों के, इन सब के बीच में अट्रैक्शन कितना है, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन है, कितना कम अट्रैक्शन है, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्टेट डिसाइड हो सकता है। क्लियर? सो यहाँ पे दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन रहेगा पहले। तो क्वेश्चन इज, on what factor do the stability of the state of matter depends upon। अगर बात करें सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की तो बात अलग है, अगर पर्टिकुलर किसी भी मटेरियल की बात की जाए, वेदर इट इज लिक्विड, सॉलिड और गैस, तो कुछ तो कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेबिलिटी हम डिसाइड कर पाए, दस दिस इज सॉलिड और लिक्विड और गैस। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज आप ये कहोगे सर, जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वेदर इट इज आयन और एटम्स, जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना वो नज़दीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी और वो सॉलिड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। बट जितना अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कम होगा, वो एक दूसरे से कैसा क्या ट्राई करेंगे, दूर होने की ट्राई करेंगे, एंड दे कैन बी फॉर्मेट इन दी लिक्विड और गैसेस, वो गैस या लिक्विड होने की ट्राई करेंगे। सो अट्रैक्शन ज़्यादा इट मीन्स सॉलिड, अट्रैक्शन कम इट मीन्स गैसियस और लिक्विड। उसके अकॉर्डिंग उसके अपोजिट दूसरा फैक्टर क्या है, ऐसा क्या है जब अट्रैक्शन बढ़ेगा और ऐसा क्या है जब अट्रैक्शन कम होगा। अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली। सो वी कैन राइट द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड ऑन टू अपोजिंग फैक्टर्स, एक दूसरे के दो अपोजिट फैक्टर के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस।
जितना दोस्तों इंटरमोलेक्युलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमोलेक्युलर फोर्स बिटवीन एटम एंड एटम, आयन एंड आयन, पार्टिकल एंड पार्टिकल, जितना फोर्स ज्यादा है उतना एक दूसरे से नजदीक रहने की ट्राई करेंगे और वो सॉलिड होने की पॉसिबिलिटी वहां पे बढ़ेगी। बट अगर ये फोर्स कम है तो एक दूसरे से डिस्टेंस, उन बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। एंड द सेकंड थिंग इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन एट इंटरमोलेक्युलर फोर्स है। सपोज यहाँ पे दोस्तों इंटरमोलेक्युलर फोर्स ज़्यादा है, इट मीन्स थर्मल एनर्जी कम है। अगर यहाँ पे आप हीट करते हो इसको ज़्यादा एनर्जी देते हो, देन क्या होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने के साथ इनका इंट्रैक्शन और वी कैन से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कम हो सकता है। सो अगर किसी भी मैटर की स्टेबिलिटी की बात करें, वो दो अपोजिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो डायरेक्ट हम आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड के बारे में एक क्वेश्चन है दोस्तों, हमको कुछ यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट आउट करनी है फ्रॉम दी सॉलिड, जो ऑलरेडी हमको मालूम ही है, बट यहाँ पे हमको लिस्ट बनानी जरूरत पड़ेगी। सो एंड लिस्ट दी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। सो वी कैन राइट सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट मास, उसका मास डिफाइन होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड दिस शेप आल्सो। सॉलिड की अगर बात करें तो उसका मास, वॉल्यूम एंड शेप डिफाइनाइट होता है, दैट वी ऑलरेडी नो। देन इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। अगर दोस्तों बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर नियरेस्ट टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे से नियरेस्ट है, इट मीन्स उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली कम ही होगा। सो इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, देन इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ कहीं टाइम तक रह सकते हैं। इट मीन्स उन सबके बीच का जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है, वो इंटरमोलेक्युलर फोर्स कैसा रहना चाहिए, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा। देन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स like atom, molecules or ion in solid have a fixed position and can only oscillate about their main position, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बात की थी। they are more rigid than liquid and gases। I repeat, solid are more rigid than liquid and gases। उसका रीजन यही था, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके लिए जो मूवेबल एरिया है, ऑसिलेटिंग एरिया है, दैट इज लिमिटेड है। एंड द लास्ट वन इज बिकॉज ऑफ दैट पोजिशंस they are rigid and the incompressible। वो rigid भी है और साथ में incompressible भी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो फर्दर विद दी सॉलिड। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाइड दी सॉलिड। अभी दोस्तों हमको सॉलिड को सॉलिड का क्लासिफिकेशन करना है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड कैन बी पॉसिबल इन मेनी वेज। एक से ज़्यादा टाइप में हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसके ऊपर हमारा फोकस ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड द एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द एमोर्फस। यहाँ पे दोस्तों हम क्रिस्टलाइन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज उससे हमारा थोड़ा यूजेस यहाँ पे ज़्यादा आने वाले हैं, नंबर भी यहाँ पे ज़्यादा आने वाले हैं और इसका इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। बट फिर भी अगर एकदम सिंपल टर्म में मेरे को कहना है व्हाट इज द क्लास क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज द एमोर्फस, सो वी कैन से क्रिस्टलाइन इज मोर सिस्टमैटिक देन एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर मोर सिस्टमैटिक देन एमोर्फस। उसमें जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज प्योर लिमिटेड, वो एकदम ठीक से है। किसकी कंपैरिजन में, एमोर्फस की कंपैरिजन में। सो यहाँ पे दोस्तों हम सीधा फोकस करते हैं अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। हमारा जो अभी बेस रहेगा जिसके ऊपर हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो our question is classification of the crystalline solid। I repeat, question is classification of crystalline solid। How can we classify the crystalline solid? किसी भी सॉलिड में दोस्तों उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं मेनली। अभी आपको एक सिंपल थिंग यहाँ पे सोचना है, कब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कब इंटरमोलेक्युलर फोर्स ज़्यादा होगा। सब जब उसके बीच का इंटरमोलेक्युलर फोर्स आयोनिक या फिर मेटालिक जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग हो। सो हम ये सिंपल केस में ये कह सकते हैं, अगर किसी भी सॉलिड का क्लासिफिकेशन करना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स जो है उन सब के बीच में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स है और कितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं, हम वो इंटरमोलेक्युलर फोर्स के बेस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो फिर से वही पॉइंट आएगा जो 11th में आया था, कौन कौन से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पॉसिबल है, उसमें से कौन सा एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है, उसकी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। सो हमको मालूम है अट्रैक्शन फोर्सेस लाइक कोवेलेंट फोर्सेस आर देयर, आयोनिक फोर्सेस देयर, इवन वीक फोर्सेस, वान डर वाल फोर्सेस आर देयर, मेटालिक फोर्सेस आर देयर। सो बेसिकली हम ये चारों टाइप के फोर्सेस का यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पे हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पे हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट इज मोलिकुलर सॉलिड्स। आई रिपीट, फर्स्ट सॉलिड्स और फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नथिंग बट द मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स में दोस्तों अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें, तो बाकी के फोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा। दे आर वीक वान डर वाल फोर्सेस। मोलिकुलर फोर्सेस आर वीक वान डर वाल फोर्सेस, स्लेंडर फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। और यही मोलिकुलर फोर्सेस को हम सब डिवाइड करें, अगर उसका सब अट्रैक्शन करें तो भी यहाँ पे दोस्तों 3 टाइप में होगा, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर, पोलर एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये भी आपने 11th में पढ़ा था, वीक वान डर वाल फोर्सेस में उसका सब सेपरेशन में आपने ये पढ़ा था। देन आयोनिक सॉलिड्स। सर आयोनिक सॉलिड समहाउ वो क्या रहेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मे बी, बिकॉज उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा दैट इज अप टू दी आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के डिपेंडेंट, उसके डिपेंडेंट होगा। क्लियर? तो आयोनिक सॉलिड। देन मेटालिक सॉलिड्स, ये भी दोस्तों आपने 11th में पढ़ा था, इसके बारे में भी हम फिर से बात करने वाले हैं। एंड द फोर्थ वन आर कोवेलेंट सॉलिड्स और वी कैन से नेटवर्क सॉलिड्स। ये पॉलीमोलिक्यूलर जैसे हो जाएंगे, जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट है, डायमंड्स है, एक्सेट्रा। तो दे आर कोवेलेंट और वी कैन से नेटवर्क सॉलिड। सो ये 4 टाइप में हम इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे। और उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज विद द वीक वान डर वाल फोर्सेस मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड हम किसको कह सकते हैं, लेट अस सी। सो आवर क्वेश्चन इज मोलिकुलर सॉलिड एंड इट्स टाइप्स। Which are the molecular solids? Molecular solids क्या है और उसके सब टाइप्स क्या हो सकती है। So we can say a solid in which the constituent particles are held together by weak van der Waals forces are called molecular solid। जैसे दोस्तों हमने बताया इन कंपैरिजन टू आयोनिक, इन कंपैरिजन टू मेटालिक, इन सब के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है दैट इज समहाउ डिफर, वो क्या है, कम है, एकदम कम है। सो वी कैन से a solid in which the constituent particles are held together with the weak van der Waals forces, they are nothing but the molecular solid। और जैसे हमने आगे बात की थी, फर्दर वी कैन क्लासिफाई दिस मोलिकुलर सॉलिड इनटू 3 अदर टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है, तो आपको पहले से मालूम है, दे आर नॉन पोलर, दे आर पोलर एंड दे आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो यहाँ पे मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ। अभी इसके अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन दी मोलिकुलर सॉलिड्स, वी कैन राइट इन मोलिकुलर सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स लाइक फास्फोरस, आयोडीन एक्सेट्रा। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे हो सकते हैं। यही दोस्तों मैं दूसरा क्वेश्चन इसके साथ शुरू कर रहा हूँ। कहीं कभार ऐसा होता है एक क्वेश्चन एक साथ कंबाइन हो सके, या फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मोलिकुलर सॉलिड के सब टाइप्स में से आपको जानना है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और वी कैन से नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। 3 में से कोई भी हो सकता है या 3 में से कोई एक भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोलर मोलिकुलर सॉलिड। आई रिपीट, ये क्वेश्चन कंबाइन भी हो सकता है और अलग से भी एग्जाम में आ सकता है। पोलर मोलिकुलर सॉलिड, which types of solids are known as a polar molecular solids? सर सिंपल है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है विच इज इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में होगा प्लस और माइनस, उसके साथ में दूसरा, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर इन अ पोलर फॉर्म प्लस एंड माइनस, और उसके बीच में अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है और दे आर टुगेदर एंड कवर इनटू अ सॉलिड फॉर्म, देन दैट सॉलिड आर नोन एज अ पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हो गए। अगर दोस्तों 11th की बात करें, उसमें मोलिकुलर फोर्सेस की बात करें, वीक वान डर वाल्स फोर्सेस की, जो 3 फोर्सेस थे उसमें से दोस्तों हमको मालूम था ये पोलर फोर्सेस किस में था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर फॉर्म में थे। डाइपोल फोर्स वहाँ पे हो रहा था। सो वी कैन राइट इन दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स
The constituent particles are polar covalent molecules. वो पहले से किस तरह से मॉलिक्यूल हो गए, पोलर हो गए. सपोज ये मॉलिक्यूल हो तो यहाँ पे मे बी पॉजिटिव, देन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे. The molecules are held together by relatively stronger dipole force. वो एक दूसरे के साथ ये डायपोल फोर्स से अट्रैक्ट हुए होंगे. अगर कंपैरिजन करें नॉन पोलर की, आई रिपीट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर की बात करें तो वहां पे तो एकदम वीक फोर्स, जैसे लंडन फोर्स है, उसकी कंपैरिजन में ये फोर्स कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा. दिस सॉलिड्स हैव अ मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ये पॉइंट दोस्तों याद रखना है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर कंपैरिजन करें, रिपीट अगर हम कंपैरिजन करें नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर में वीक फोर्स, कौन सा फोर्स, लंडन फोर्स ही होगा. इसकी कंपैरिजन में ये फोर्स स्ट्रांग है. सो अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दी नॉन पोलर सॉलिड्स. क्लियर है. हाउएवर the exist as a gas or liquid at room temperature and pressure. हाँ, बट अगर बात करें बाकी के फोर्स की, बाकी के फोर्स के साथ आप कंपेयर करते हो तो ये फोर्स वीक ही है. सो दे कैन एग्जिस्ट एज अ गैस फॉर्म और लिक्विड इन एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. फिर भी दोस्तों इसके एग्जांपल चाहिए. देन द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर नथिंग बट द SO2, HCl and ammonia. सर ये तो गैसेस है. सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, एमोनिया ज्यादातर केस में गैस या फिर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे. यहाँ पे दोस्तों क्लियर लैंग्वेज में लिखा है सॉलिड SO2, सॉलिड एमोनिया एंड द सॉलिड NH3. अगर इसको हम सॉलिड फॉर्म में सपोज करते हैं तो वो किस तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं, दे आर नथिंग बट दी पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स. पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स बाकी के आयोनिक, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड की कंपैरिजन में तो वीकर ही होंगे. हाँ, बट अगर इसके तीनों पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर. ओके, अभी दोस्तों कंटिन्यू करते हैं. कंटिन्यू विद द नॉन पोलर एंड द हाइड्रोजन बॉन्डेड. Okay friends, after polar molecular solids, now non-polar molecular solid. So let's start with the non-polar molecular solid. Non-polar molecular solid क्या होते हैं, इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगेन they are molecular solid. So again they are with the weak van der Waals forces. यहाँ पे भी फोर्स कैसा होगा, वीक ही होगा. बट ये इतना वीक होगा दोस्तों जिसको हमने लंडन फोर्स में इंक्लूड किया था. बिकॉज मॉलिक्यूलर नॉन पोलर, इस तरह से कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, देयर इज नो पॉजिटिव एंड द नो नेगेटिव टर्मिनल्स. अगर नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है तो उसके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा. बिकॉज ऑफ दिस लेट अट्रैक्शन उसके बीच का जो टोटल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो ऑब्वियसली कम ही होगा. बिकॉज ऑफ दैट लेट फोर्स, लेस फोर्स सॉरी, ये हमारा जो सॉलिड रहेगा वो वीक सॉलिड ही होगा. ज़्यादातर केस में दे आर नॉट एक्चुअल सॉलिड, एक्चुअल सॉलिड नहीं हो सकते. Let us see. In these types of solid, the constituent particles are non-polar covalent molecules. Simple. Or either atoms such as argon, helium, etc. इस तरह के molecules हैं जो एक्चुअल में वो पोलर ही नहीं, एक्चुअल में वो किस तरह के, एक्चुअल में they are non-polar. In these solids, the atom or molecules are held by weak dispersion forces और लंडन फोर्सेस. जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इस तरह के केस में दोस्तों जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो बहुत ही वीक होगा. कौन सा वीक फोर्स, लंडन फोर्स, लंडन फोर्स होगा. सो these solids are soft and the non-conductor of electricity. I repeat, in this case these solids are soft and non-conductors of the electricity and have a low melting points. उसके जो melting points होंगे, boiling points होंगे वो एकदम low होंगे. So this exists as a liquid or in a gaseous state of room temperature and pressure. अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो इस तरह के हमको एक्चुअल सॉलिड सही में मिलेगी ही नहीं. दे आर mainly in the solid or in the liquid form. Sorry, they are mainly liquid and the gaseous form. For example, naphthalene, Cl2, H2, etc. They are not actual solids. Okay, then hydrogen bonded molecular solid. Again ये भी molecular solid ही है. कुछ इस तरह के ये जो हमने नॉन पोलर में देखे थे, जो पोलर में देखे थे. नॉन पोलर में इतना था कि यहाँ पे पहले से कोई पोल नहीं थे, देयर इज नो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल.
पोलर में, वो पोल पहले से थे, बट अगर वो पोल जो पॉजिटिव नेगेटिव साइड हो रहा है वहाँ पे अगर पॉजिटिव साइड इज ड्यू टू हाइड्रोजन और वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद द हाइड्रोजन अगर होता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, और वो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड अगर मिलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, their solid are known as the hydrogen bonded solid. So hydrogen bonded molecular solid. In these types of solids, the molecules are held together by hydrogen bond, जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है. फॉर एग्जाम्पल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड दी एटम्स सच एज अ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड दी नाइट्रोजन. मेजोरिटी केस में दोस्तों आपने जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल देखे, अगेंस्ट दी हाइड्रोजन देयर इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है. अगेन दिस सॉलिड्स आर non-conductors of the electricity and they are volatile liquids. एक्चुअली में वो भी किस तरह के हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस वहाँ पे पॉसिबल नहीं है और वॉलेटाइल लिक्विड्स है, और मेजोरिटी केस में आपको सॉफ्ट सॉलिड भी मिल सकते हैं. They are like a solid but soft solid like at a room temperature and pressure. The best example is ice. Ice हमको solid form में मिलेगा but not a rigid solid. वो कैसा होगा, soft solid होगा. और हाइड्रोजन आइस में H2O in a solid portion, solid particle, और वहाँ पे जो force available है that force is nothing but the intermolecular hydrogen force. तो ये दोस्तों हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ मोलेक्युलर सॉलिड्स. अभी मोलेक्युलर सॉलिड्स से आगे बढ़ते हैं आयोनिक, कोवेलेंट एंड दी मेटालिक फोर्सेस और मेटालिक सॉलिड्स. ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो विद द आयोनिक सॉलिड. अब हम बात करते हैं आयोनिक सॉलिड की. दे आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दी सॉलिड्स, और वी कैन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अभी आयोनिक सॉलिड की बात करें तो ये कुछ इस तरह के सॉलिड है जो ऑलरेडी हमारे टच में सबसे ज़्यादा है. आयोनिक सॉलिड के बारे में कई प्रॉपर्टीज़ है जो ऑलरेडी हमको मालूम है, बस इसको यहाँ पे जरा सा याद कर रहा है. अगर बात करें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, आयोनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर नथिंग बट दी आयंस. हमको मालूम है वो आयंस ही है. ओके, और अगर बात करें आयोनिक सॉलिड की कंडक्टिविटी की और हीट कंडक्टिविटी की, तो हम ये कहेंगे सर अगर प्योर फॉर्म में है, इन प्योर आयोनिक फॉर्म, दे आर नॉन कंडक्टिव मटेरियल, सो कंडक्टेंस नहीं कर पाएंगे. बट अगर उसको उसके आयन फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो, वेदर इट इज इन अ एक्वियस फॉर्म और वी कैन से इन अ मोल्टन फॉर्म, तो फिर उसके जो आयंस हो के दे आर कन्वर्ट इन अ एक्टिव पोजीशन, और वो एक्टिव मोशन में क्या करेगी, अपने साथ कंडक्टिविटी फ्लो कर पाते हैं. सो आयोनिक सॉलिड्स और वी कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड्स. यस, आयोनिक सॉलिड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड भी कह सकते हैं बिकॉज दैट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड व्हिच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 11th साइंस. So constituent particles or constituent portion of the ionic solids are nothing but the ions. Very simple. Then such solids are formed by the three-dimensional arrangement. Yes, यहाँ पे उसका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से ये प्रिपेयर हो गए ऑफ कैटायंस एंड एनायंस बाउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड ऑल्सो. उन सबके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन और कैटायन के बीच में हमको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगा. सम एग्जांपल्स. So best example are NaCl, KCl, ZnS, MgCl2, KBr, K2SO4, etc. There are many more examples are present for the ionic solids. अभी दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टी की. प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक सॉलिड. प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स आर आयोनिक सॉलिड आर हार्ड. तो ज़्यादातर केस में किस तरह के होंगे, हार्ड होंगे बट ब्रिटल एट द सेम टाइम. दे आर हार्ड बट ब्रिटल. अगर दोस्तों मेरे पास ये प्योर कॉपर मेटल है, सपोज दिस इज अ प्योर कॉपर मेटल, और इसको अगर मेरे को बैंड करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है, मे बी ये हार्ड होगा. बट इफ इट इज अ सॉलिड फॉर्म, ये कोई आयोनिक सॉलिड है, यस ये हार्ड है बट एट द सेम टाइम ब्रिटल ऑल्सो. इसको मैं इजीली पाउडर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ. यस, दे आर देयर सॉलिड आर हार्ड बट ब्रिटल. दे आर विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स. आयोनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दैट वी ऑलरेडी नो. इसके बारे में दोस्तों हमको ऑलरेडी मालूम है. देयर आर
इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। सर आयोनिक सॉलिड की अगर बात करें वो तो हीट के कंडक्टिव मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिव मटेरियल्स है, और आपने यहाँ पे लिख दिया इंसुलेटर्स। यस वो इंसुलेटर है, क्यों? क्योंकि दे आर इन अ प्योर फॉर्म, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ आयंस, सो वी कैन राइट they are electrical insulators in solid state because of ions are not free to move about. But if you're talking about in a aqueous or a molten form or molten state, they conduct electricity because ions are free to move about. उसका आयंस फ्री हो सकते हैं, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है। अगर किसी कंटेनर के अंदर दोस्तों यहाँ पे NaCl सॉलिड पड़ा हुआ है और बात करें कंडक्टिविटी की, देन वी कैन से दे आर नॉन कंडक्टिव मटेरियल। बट अगर उसके अंदर आप H2 ऐड कर सकते हो, अभी यहाँ पे फिर से NaCl है, बट दैट NaCl इन अ एक्वियस फॉर्म, then this material is a electrically conductive materials because यहाँ पे अभी आयन फ्री हो गए, they are free to move. Okay, then metallic solids, ये भी 11th में आपने पढ़ा था। What are the metallic solid? Metallic solid दोस्तों थोड़ा इसको हम यहाँ पे इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, 11th में पढ़ा है, बट वहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, और यहाँ पे भी समाव एक लिमिट के बाद हमको स्टॉप करना पड़ेगा, सो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। इन मेटालिक सॉलिड्स देयर इज 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ मेटल आयंस। अगेन जिस तरह से यहाँ पे 3 डायमेंशनल था, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशनल होगा, बट यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ दी एनायन एंड कैटायन था इन दी आयोनिक सॉलिड, बट यहाँ पे क्या होगा, द अरेंजमेंट और 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ मेटल आयन सराउंडेड बाय दी हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जरा समझना, दिस इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल है, मेटल्स के आयंस है जो 3 डायमेंशन में रीअरेंजमेंट हो चुके हो, किसके सराउंडिंग में है, और सी एक समंदर के सराउंडिंग में है। कौन सा समंदर? समंदर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेट अस सी किस तरह से। सपोज ये दोस्तों को कॉपर मेटल है, सपोज दिस इज द कॉपर मेटल, तो अगर हम बात करें कॉपर मेटल के इनर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और उसके सेंटर की, तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर फार अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से कैसे है, सेंटर से दूर है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस और उसका लो अट्रैक्शन, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। तो अगर इतना जो पोर्शन बचा, अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ध्यान में ना ले, तो जो पोर्शन बचा दैट इज पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, दे आर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल ऑफ द मेटल्स, एंड दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से ये फ्री इलेक्ट्रॉन का एक समंदर है, सी है, इन दी सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दी सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल अपने आप फ्लो कर रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं द रीअरेंजमेंट इन दिस पर्टिकुलर सॉलिड्स आर मेटल आयंस इन दी सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूवेबल है, इसके अकॉर्डिंग चार्ज का भी मूव, वहाँ पे चार्ज हम फ्लो कर पाते हैं, और उसके साथ हीट को भी फ्लो कर पाता है, सो दे आर गुड कंडक्टिव मटेरियल फॉर द चार्ज एंड द हीट। Let us see. The electrons are mobile and are evenly spread out in the entire crystal, and each metal contribute one or more electron towards this sea of the mobile electrons. सिंपल बात समझो दोस्तों, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, they are free to move in the whole sea, ये पूरे समंदर में मूव कर पाते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितने भी ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से, आई मीन टू से मेटल के पोर्शन है, और सभी के सभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, सभी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड हियर। अभी ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी। सम एग्जांपल फॉर दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर Fe, copper, Ag, M, magnesium, etc. and many more metals are there. Clear? Then properties of the metallic solids, or we can say metal solid. First is they are a very good conductors of heat and electricity. और heat और electricity के बहुत ही अच्छे से conductive materials है, because
that conductivity of the heat and the electricity is due to free electron and free electrons are there. वहाँ पे तो बहुत सारे free electrons है, so they are a good conductive material for heat and the electricity as well as. Then when electric field is applied to this electron flow through a network of positive ions, अगर हम यहाँ पे दोस्तों अगर कभी वहाँ पे हम हीट अप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पे हम कोई आउटर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज यूनिफॉर्म ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो सकते हैं. क्लियर? सो सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द वन पोर्शन of the metal, one portion of the metal, the thermal energy is uniformly spread out by the electron. अगर ये मेटल पोर्शन है और यहाँ पे मैं हीट अप्लाई कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मेरे को यहीं पे हीट मिलेगी. दैट इज नॉट कंपलसरी. ये हीट दोस्तों आगे भी स्प्रेड होगी बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स. ये भी हो सकता है. देन सम मोर प्रॉपर्टीज आर हियर. Metals, I repeat, this metals show a luster and color in some cases because of free electrons. ये आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं. मेटल में हमको जो कलर मिलता है, लस्टर मिलता है, that is because of free electrons as well as they are metals are malleable and the ductile. Metals are malleable and the ductile. So okay friends, last one, covalent or we can say network solids. I repeat, covalent or network solid. यहाँ से दोस्तों नाम से ही हमको पता चलता है they are covalent solid. It means covalent bond is there. वहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स इज कोवेलेंट फोर्स. और इसको हम नेटवर्क सॉलिड क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज ये नेटवर्क सॉलिड है. यहाँ पे एज अ पॉलीमर चेन 1n1 यहाँ पे ग्रो हो सकता है. बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे दिमाग में अभी आ रहे हैं दैट इज ग्रेफाइट एंड द डायमंड. आई रिपीट, ग्रेफाइट एंड द डायमंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कोवेलेंट सॉलिड्स. Okay, so let's start with the covalent solid. Constituent particle of these solids are held together by the covalent bond. जो constituent particles है और covalent bond की मदद से जुड़े होते हैं between adjacent atom in entire crystal forming a large network of a bond are called covalent solid. ये चेन बहुत बड़ी है, that's why हम उसको network solid भी बोलते हैं. They are giant molecules in a simple language. Covalent solids are nothing but the giant molecules. They are made of non-metallic atom. Most of the case आपको या we can say 100% केस में आपको यही मिलेगा. They are non-metallic atoms and these atoms are bounded by covalent bond. और covalent bond से एक दूसरे के साथ bound होते हैं. Clear? So best example as I told you, diamond, silicon carbide, silica, quartz, graphite are the best example for the network solids. Some properties of the network solid, or we can say covalent solids. Covalent bonds are strong and the directional, and therefore atoms are held very strongly at their positions, and as a result these solids are very hard and brittle. ये यूनिफॉर्मली डिवाइड होते हैं, एकदम सिस्टमेटिक रीअरेंजमेंट डायरेक्शनल की मदद से. क्या होगा? यहाँ पे इन सबके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा. अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है इट मींस सॉलिड इज स्ट्रांग और स्ट्रांग रहेगा. दैट्स व्हाई दे आर वेरी हार्डर एज वेल एज ब्रिटल आल्सो. दे आर वेरी हार्ड एंड द ब्रिटल. अगर बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट की, दे आर एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट. दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग. मेल्ट होने से पहले वो डिकम्पोज भी हो जाए. दैट इज पॉसिबल. इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट पॉसिबल है. क्लियर है? देन दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स है क्यों? आगे दोस्तों हमने पढ़ा जो भी मटेरियल, जो भी सॉलिड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर नहीं है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स है. मोस्ट ऑफ द केस दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन. या तो उसके पास आयन फॉर्म है या फिर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है. देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो आयंस. दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर. बट यस, यहाँ पे दोस्तों एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन. ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल.
अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल तो फिर उसकी प्रॉपर्टी वही है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम पढ़ने वाले हैं. ओके, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आप दोस्तों यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर देख सकते हो. इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड वन कार्बन एटम इज रिलेटेड टू और वी कैन से डायरेक्टली अटैच टू 4 अदर एटम्स. उसकी जो फोर्थ वैलेंसी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, दैट्स व्हाई उसका स्ट्रक्चर हमको एकदम कंजस्टेड एंड दी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है. ओके, और मेजोरिटी केस में हम जो डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर पाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन इज 154 पाइकोमीटर विच वी हैव ऑलरेडी लर्न. सो डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल एवर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. देन अभी ग्रेफाइट के बारे में दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द ग्रेफाइट और राइट सम टर्म अबाउट द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट यहाँ पे कोवेलेंट नेट और वी कैन से नेटवर्क सॉलिड होने के बावजूद एक्सेप्शन क्यों है, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है और क्यों है, दैट वी हैव टू लर्न. एज वी नो कार्बन है फोर वैलेंसी, कार्बन के साथ 4 वैलेंसी होनी चाहिए. आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्लियर दिख रहा है दोस्तों दैट वन इन अ सिंगल लेयर. अगर एक लेयर की बात करें, देयर इज वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू अनदर 3 कार्बन एटम्स. दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ आपको अटैच हुआ दिख रहा है. इट मीन्स फोर्थ वैलेंसी, उसकी फोर्थ वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है. तो क्या होगा, 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, 4th लेयर, ये सभी लेयर के जो कार्बन है विद दी 3 वैलेंसी, लैक ऑफ 4th वैलेंसी, उन सब की वैलेंसी के बीच में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन. बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंडक्टिविटी फ्लो हो सकती है. सो ग्रेफाइट इज हैवी कंडक्टिव मटेरियल बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. और उसके साथ एक और चीज दोस्तों दिमाग में रहनी चाहिए, ये लेयर जो बन रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट 4th वैलेंसी, बिकॉज ऑफ दैट 4th इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे के ऊपर कंप्रेसेबल भी है. दैट्स वाई कहीं आपको क्वेश्चन मिले दैट ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट. ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेंट के जैसे भी वर्क हो सकता है. सो लेट अस सी अबाउट द ग्रेफाइट. Explain the graphite. The exceptional property of the graphite of being a good conductor of electricity is because of its structure. अगर ग्रेफाइट एक्सेप्शन है नेटवर्क सॉलिड में तो उसका रीजन है उसका स्ट्रक्चर. इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट लेयर एंड ईच एटम इज कवर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द 3 ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स इन द सेम लेयर. जो अभी हमने बात की, लेयर है कई सारे और हर एक लेयर में कार्बन अपने अलावा उस दूसरे 3 कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है. मतलब उसकी 4th वैलेंसी कंप्लीट नहीं है. इट मीन्स 4th वैलेंसी का क्या, व्हाट अबाउट द 4th वैलेंसी, दैट 4th वैलेंसी इज completed by the free electron between layers. So because of that electron, carbon is, I repeat, sorry, graphite is very good conductive material. Okay, graphite is good conductive material of the electricity because of this 4th electron, और वी कैन से जो इलेक्ट्रॉन लेयर के बीच में है उसकी वजह से. और ये डिस्टेंस भी आपको दोस्तों याद रखना है. क्लियर है. सो अभी दोस्तों ये सबको एक साथ में अगर याद रखना है इन टेबल फॉर्म तो किस तरह से हो सकता है, लेट अस सी. ओके फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस, अगर ये टेबल फॉर्म में आपको याद रखना है तो थोड़ा इजी रहेगा. यू कैन सी हम यहाँ पे टोटल 4 टाइप कर सकते हैं सॉलिड के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के. दे आर मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक एंड दी कोवेलेंट और नेटवर्क रेडियस. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गए, दे आर मॉलिक्यूल्स इन द आयोनिक, दे आर आयंस इन द मेटल्स, दे आर मेटल आयंस विद द C of the electron or delocalized electrons, and in the covalent solid they are atoms. अगर बॉन्डिंग की बात करें या फिर एट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें, कौन कौन से एट्रैक्टिव फोर्स पॉसिबल है, तो देन वी कैन से, अगर मोलिकुलर सॉलिड की बात करें, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस आर देयर. अगर पोलर की बात करें, डाइपोल फोर्सेस आर देयर. एंड इन दी हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर. एग्जाम्पल फॉर द नॉन पोलर, आर्गोन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, H2, I2, CO2 एक्सेट्रा. फिजिकल नेचर की बात करें, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, इलेक्ट्रिकली दे आर इंसुलेटर्स, और उसके मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेंगे, वेरी मच लो. अगर पोलर की बात करें, सम एग्जांपल फॉर द पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स आर सॉलिड HCl, सॉलिड SO2, अगेन दे आर सॉफ्टर, दे आर इंसुलेटर एंड विद द
लो मेल्टिंग पॉइंट्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है आइस, जो सॉफ्ट, उसको हार्ड तो हम बोल सकते हैं, दे आर हार्ड मटेरियल, बट इतना भी हार्ड नहीं जितने बाकी के सॉलिड हो सकते हैं। अगेन इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विद द लो मेल्टिंग पॉइंट। नाउ अबाउट द आयोनिक बॉन्ड्स, उसके बीच का जो बॉन्डिंग है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेस्ट एग्जांपल इज NaCl, MgO, ZnL, CaF2, KBr, K2SO4 एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। अगर फिजिकल नेचर की बात करें, दे आर हार्ड बट ब्रिटल। इलेक्ट्रिकली उसकी कंडक्टिविटी की बात करें, इन अ सॉलिड फॉर्म दे आर नॉन कंडक्टिव मटेरियल, बट उसका अगर मोल्टन फॉर्म है या फिर उसका अगर हमारे पास एक्वियस फॉर्म है, दे आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटालिक सॉलिड की बात करें, मेटालिक बॉन्ड उसके बीच में ऑब्वियस प्रेजेंट होगा। एग्जांपल्स आयरन, कॉपर, एजी, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अगेन दे आर हार्ड बट मेलेबल एंड दी ड्यूक्टाइल। अगर कंडक्टिविटी की बात करें, दे आर इलेक्ट्रिकली एंड हीट की वजह से क्या है, दे आर कंडक्टिव मटेरियल्स। मेल्टिंग पॉइंट, fairly high melting point of the metallic solids are there. And the last one is covalent or network solid with the covalent bonding. Silicon dioxide, quartz, silicon carbide, diamond, aluminium nitride, graphite etc. They may be hard, they may be soft. अगर बात करें SiO2 की, Si सिलिकॉन कार्बाइड की, डायमंड की, दे आर हार्ड। अगर बात करें एल्यूमिनियम नाइट्राइड या ग्रेफाइट की, दे आर सॉफ्ट। इंसुलेटर, अगर बात करें इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी की, दे आर इंसुलेटर, बट वहाँ पे एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट विद द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो दोस्तों ये टेबल अगर आप ठीक से याद करते हो तो ये पूरा पोर्शन याद रखने में आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। दिल दिन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।